बैंक। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता के धन की रक्षा करती है। आप बैंकों में पैसा रखते हैं क्योंकि आप सहज महसूस करते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है। भले ही बैंकों को लूटा जा सकता है, कम से कम उनके पास अभी भी जिम्मेदारी है कि जब आपको अपने पैसे की आवश्यकता हो तो आपको आपका पैसा वापस कर सके, जिसे धन निकासी या मनी विड्रॉल कहा जाता है। जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो वे आपको आपका पैसा वापस देने के लिए बाध्य होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है अगर आप अपना पैसा अपने घर में रखते हैं और वो वहीं से चोरी हो जाता है, क्योंकि आपके घरों से चुराया गया धन वो धन है जो स्थायी रूप से खो जाता है यदि आप चोर को नहीं पकड़ पाए तो। जबकि बैंकों के मामले में जब भी आप धन निकासी अनुरोध करते हैं, वे आपकी निकासी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बैंकों के लिए जो पैसा आप जमा करते हैं वो एक देनदारी है, क्योंकि यह बैंक का पैसा नहीं है बल्कि जनता का पैसा है, जिसे जब भी आप निकासी के लिए अनुरोध करते हैं तो बैंक को वापस भुगतान करना होगा। बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक आपके द्वारा जमा किए गए धन पर आपको ब्याज देते हैं। तो फिर बैंक कैसे कमाते हैं? अच्छा, ऋण और उधार याद है? जब आप बैंकों से पैसा उधार लेते हैं तो वे आपके द्वारा उधार ली जा रही राशि पर अतिरिक्त ब्याज लेते हैं, जो कि पैसे की लागत के अलावा और कुछ नहीं है। पहले हमने ये बात की थी कि मुद्रा भी एक वस्तु ही तो है, एक ऐसी वस्तु जिसके विनिमय में हम उत्पाद और सेवाएं खरीद सकते हैं। उधार ली गई राशि और ब्याज वो है जो आपको अब नियमित किश्तों में चुकाना होगा, और यह अतिरिक्त ब्याज बैंकों की कमाई के अलावा और कुछ नहीं है। संक्षेप में, ऋण और उधार बैंक के लिए संपत्ति हैं, क्योंकि वे उनके माध्यम से कमाते हैं। हालांकि बैंकों को जमा पर लोगों को ब्याज भी देना होगा। इस प्रकार उनकी शुद्ध कमाई ऋण ब्याज से बचत ब्याज को घटा के बनती है। अब बाहर से ऐसा लगता है कि बैंकों के पास धन का एक पूल है जिससे वे आपको ऋण देते हैं, और धन का यह पूल जनता द्वारा बैंकों में जमा किए गए सामूहिक धन के अलावा कुछ नहीं है। तो आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि यह अनुचित है कि आप सार्वजनिक धन उधार ले रहे हैं लेकिन बैंक को उधार लेने के लिए ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, जबकि जनता को ब्याज मिलना चाहिए था क्योंकि यह उनका पैसा है। लेकिन अगर आप इस गणित को ध्यान से देखें तो यह उचित है, क्योंकि ऋण ब्याज को दो पक्षों में यानी बैंक और जनता के बीच विभाजित किया जा सकता है। इसका एक हिस्सा बैंक द्वारा अपनी बैंकिंग सेवाओं के लिए अर्जित किया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जमा ब्याज के रूप में जनता को वापस दिया जा रहा है। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि आपके और बैंक के बीच क्या चल रहा होता है। मान लीजिए कि आपने इस महीने में आय के रूप में 30,000 रुपए कमाए हैं और आप बचत के रूप में 25,000 रुपए बैंक में जमा करते हैं। इस बचत पर आपको कुछ प्रतिशत ब्याज मिलेगा। आप जैसे और भी कई लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा करेंगे। मान लें कि इस देश में सभी सार्वजनिक जमा राशि से बैंक में कुल पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए है। एक बैंक को अपनी जमा राशि का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही ऋण या उधार के रूप में सौंपने की अनुमति होती है, देश की मौद्रिक नीति के अनुसार। मान लीजिए कि ये 1 करोड़ का 90% या 90 लाख रुपए है। इस प्रकार उस समय बैंक को केवल जनता को कुल 90 लाख रुपए का ऋण देने की अनुमति है। बाकी बचे शेष राशि बैंक को आरक्षित रखना होगा, क्योंकि इसे कुछ लोगों को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जो किसी भी समय बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, जिसे हम धन निकासी के रूप में जानते हैं। यदि आपको बैंक से ऋण के रूप में 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, आपकी वित्तीय स्थिति और आय के स्रोतों के आधार पर बैंक आपको ब्याज के साथ पैसा उधार देगा। लेकिन इस पैसे को देने से बैंक के पास जमा की गई कुल राशि प्रभावित नहीं होती है। बैंक के पास अभी भी 1 करोड़ जमा है। यह इसलिए संभव है क्योंकि उस समय बैंक आपकी बचत या बैंक खाते में एक नया 10 लाख बनाता है और इस ऋण पर ब्याज अर्जित करता है। मूल रूप से बैंक ने यह नया पैसा बनाया है, लेकिन अंत में इसे बंद कर देगा जब आप इसे वापस भुगतान करने में सक्षम होंगे। क्या आपको याद है कि हमारे पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य कैसे कम हो जाता है और बाजार में पैसे की आपूर्ति कम करने के लिए ब्याज दरें ऊंची हो जाती हैं? जब बैंक इस नए पैसे का निर्माण कर रहे हैं, हमारे मामले में 10 लाख रुपए,
यह बाजार में पैसे की आपूर्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ा रहा है और यह एक संभावित मुद्रास्फीति लक्षण है। यही वजह है कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान उधार को हतोत्साहित करने के लिए उधार के ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत है। आप यहाँ तर्क देख सकते हैं। अब सभी बैंक जनता को सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। बैंकों की कुल 3 श्रेणियां हैं: वाणिज्यिक, निवेश और केंद्रीय रिजर्व बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हैं जो जनता के लिए जमा और ऋण सेवाओं के लिए सुलभ हैं। ये वे बैंक हैं जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, जैसे SBI, एक्सिस बैंक और अन्य। केंद्रीय बैंक वे बैंक हैं जहां विदेशी भंडार रखा जाता है और जो पैसा जारी कर सकते हैं और सरकारों को उधार दे सकते हैं। वे देश के लिए ब्याज और विदेशी विनिमय दरों और अन्य मौद्रिक नीतियों और मानकों को नियंत्रित करते हैं। वे संघीय बैंक हैं। हर देश में एक संघीय या केंद्रीय बैंक होता है। भारत में RBI है। केंद्रीय बैंक सीधे जनता के साथ लेन देन नहीं करते हैं। तीसरा, एक निवेश बैंक है। निवेश बैंक सार्वजनिक निवेश को आमंत्रित करने के लिए शेयर बाजार में कंपनियों की सार्वजनिक सूची को संभालता है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इससे पहले कि कोई कंपनी सार्वजनिक हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, उसे बहुत सारी जांच और ऑडिट और अन्य औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है, जो कि निवेश बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवा है। ये बैंक सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कंपनी के शेयरों को बाजार में सूचीबद्ध करते हैं और जनता को इन शेयरों को खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या IPO कहा जाता है। ऐसे बैंकों के उदाहरण हैं गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली आदि। इन सेवाओं के बदले इन बैंकों को एक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिससे ये बैंक आय अर्जित करते हैं।